साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज डिस्कस करेंगे अपन क्रॉस एग्जामिनेशन इन 125 सीआरपीसी 125 सीआरपीसी में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें। साथियों 125 पर मेरी प्रीवियस वीडियो भी है और इस सेक्शन को मैंने नाम दिया है खून चूसक यंत्र, क्योंकि ये भरण पोषण के नाम पर आपकी मेहनत की कमाई जो है हजम कर रहा है और ऐसी प्रतिबद्ध महिलाओं को फायदा दे रहा है जिनको कोई फायदा जो है नहीं मिलना चाहिए। साथियों 125 को यदि आप देखें तो ये बटा हुआ है 5 हिस्सों के अंदर। नोट कर लें, ये बटा हुआ है 5 हिस्सों में। सबसे पहला इंडिकेट करता है कि हु आर एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस, इस पर अपन डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। नंबर 2 एम्पावर करता है कोर्ट को इंटरिम के लिए। नंबर 3 रिकवरी कैसे करनी है। और नंबर 4 वो तो भूलवश लिख दिया होगा पार्लियामेंट ने कि अगर महिला अडल्ट्री में है, विदाउट सफिशिएंट कॉज अलग रह रही है या हस्बैंड और वाइफ मिलकर सहमति से अलग रह रहे हैं तो वहां खर्चा नहीं मिलेगा। ये बड़ी खुशी की बात तो है, बट इन सेक्शंस का इंप्लीमेंट कोर्ट में हो ही नहीं पाता। बार बार लॉ चेंज होते हैं, बार बार इस पर इंटरप्रिटेशन होता है और अल्टीमेटली मरता तो मेंस राइट ही है। साथियों एक बात आपको समझनी होगी 125 में खासकर, कि जो पिटीशन कोर्ट में आती है उन सबकी फिटिंग जो है वो एक जैसी होती है कि शादी मेरी इस तारीख को हुई थी, वो तो हुई थी, उसके बाद इस तारीख को मुझे जो है मारा पीटा, इस तारीख को जो है दहेज की मांग करी, इस तारीख को मेरा हैरेसमेंट करा, फिर इसके घर वालों ने मेरा हैरेसमेंट करा और अल्टीमेटली मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और अल्टीमेटली मेरा हस्बैंड जो है लाखों रुपए कमाता है या हजारों कमाता है, उसकी ब्याज से भी इनकम है, उसकी तो यहाँ से भी इनकम है, वहाँ से भी इनकम है और मुझे 15,000 रुपये दिलाए जाए। अपन पहला पार्ट ये जो है 15,000 वाला या 20,000 या 25,000 जो मांगती है उस पर डिस्कस करना है। कितना अमाउंट चाहिए, क्यों, और अगर इतना अमाउंट चाहिए तो उसकी रीजनेबिलिटी क्या है। क्योंकि कोई भी पिटिशन जब कोर्ट में दायर होती है तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शुड नॉट बी एक्सेस। ये आप दिमाग में रख लें, अमाउंट शुड बी रीजनेबल एंड शुड हैव अ नेक्सस विद द डिमांड। अब कल को तो आपकी वाइफ जो है आपसे 1 करोड़ मांग ले में, तो क्या 1 करोड़ दोगे क्या आप? नहीं दोगे ना बैठ के। पॉइंट क्या है कि जो भी खर्चा वो कोर्ट से क्लेम करती है उसके सारे बेसिस ही फॉल्स होते हैं। तो सबसे बड़ा बेसिस जो उसका फॉल्स है वो है उसकी डिमांड, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। इस पर जो है आपको कार्यक्रम जो है बैठाना है। अदरवाइज क्या होगा कि कोर्ट उसके डिमांड को प्रिज्यूम करते हुए, उसको जेन्युइन मानते हुए वो ही अवॉर्ड कर देगी या उसके लगभग या उससे मिलती जुलती राशि जो है अवॉर्ड कर देगी। साथियों एक बात आप समझें कि जब आपकी शादी हुई वहां से लेकर जब ये लड़की अलग हुई, इट इज कॉल्ड अ सेपरेशन। तो उस समय तक इसके खर्चे क्या थे ये आपको देखना है कि ये बार बार बाजार जा रही थी या अपने पीयर जा रही थी या खरीदारी अपने पीयर वालों के लिए कर रही थी, क्या खर्चे उस समय ये कर रही थी। उस समय का कोई भी खर्चा, उस समय का कोई भी एक्सपेंडिचर ये अपनी पिटीशन में लिखती ही नहीं है कि मैंने उस समय तो ये खर्चे करे। अचानक से इसको डिमांड आई थी यार कि मैं तो सितम खाई बैठी हूं, मैं तो बेरोजगार हो गई हूं। मतलब जब तक ससुराल में थी तब तक रोजगार तो मिल रहा था और जैसे ही अलग हुई तो रोजगार भत्ता खत्म, अब शुरू हो गया बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता इतना लिख दो कि हस्बैंड को देना ही पड़ेगा और नहीं देगा तो कुछ कम बन जाएगा तो देना पड़ेगा और नहीं देगा तो अल्टीमेटली इसको जो है जेल जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर आपको जो है वर्कआउट करना है। उसके लिए करना क्या है, आप लिखो, मैं आपको लिखा रहा हूं, और प्रॉपरली उस पॉइंट को भी आपको प्लीड करना है अपने पूरे केस के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि डिमांड वाले पार्ट पर अगर हमने काम ही नहीं करा तो हमें हमेशा उसका दुख जो है भोगना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में भी, उसके अपर अपीलेंट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वहां पर हमें काम करना है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है ये आप नोट रखें कि डिमांड थ्योरी में वो ये शो करती है कि मेरा शिक्षा, मेरी दीक्षा, कई छोरियां होती हैं पागल टाइप की लिख लेती हैं बैठ के, और इसके अलावा मेरे खाना खुराक,
इसके अलावा मेरे अन्य खर्चे, मेरा मेडिकल खर्चा, ये खर्चे और वो खर्चे, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ द डिमांड। इसमें काम करना है कि वास्तव में वो खर्चा पाने के लिए, उस डिमांड को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि शिक्षा के नाम पर महिला अगर पैसा मांग रही है तो वो कितना है, ये भी हमें जो है देखना होगा, क्योंकि 125 से हट के एक सेक्शन है, सेक्शन 18, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उस पर हम बात करेंगे बाद में। शिक्षा वो क्यों चाहती है आपसे? एक तरफ तो उसके पेरेंट्स उसको समझा बुझा के भेजा कि भैया जा हस्बैंड को लूट के लेकर आ, तो शी इज वेल क्वालिफाइड। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन शी वांट्स फ्रॉम यू, क्या शिक्षा वो चाहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वो एजुकेशन के लिए कहीं अप्लाई कर चुकी है, क्या एजुकेशन के लिए वो काम कर चुकी है, क्या करा उसने बैठ के, इस पर आपको जो है देखना है। दूसरा है खाना खुराक, वो खाती क्या है, वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, क्या खाती है। ये डाइट्स को आपको जो है क्लियर करना है कि जब तक मेरे साथ में रही थी तब तक 2 रोटी खा रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि नॉन वेज भी खा रही है, ये वेज भी खा रही है, ये साउथ इंडियन भी खा रही है, तो इसका मतलब कि खाना खुराक जो है बढ़ गई है। तो इसका मतलब इस लुटेरी संस्थान ने, जिसमें इसके घर वाले मिले हुए हैं, उसने अपने पूरे राशन की व्यवस्था जो है आपके मत्थे डाल दी। तो वास्तव में एक व्यक्ति जो 55 किलो का है, यूजुअली बता रहा हूँ वेट इतने होता है महिलाओं का 55-60 किलो, तो वो कितना खाना खुराक ले सकता है, इस पर भी आपको वर्कआउट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अन्य खर्चे जो आज तक स्पेसिफाइड ही नहीं होते हैं, इसको भी स्पेसिफिक करना है। अगर ऐसी पिटीशन फाइल हो रही है तो इस वाले पार्ट पे खासकर आपको ऐसे काम करना है, और बाकी पे कैसे काम करना है, बाकी पे अपन कैसे जेरे करेंगे, ये अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसको कहेंगे अपन पार्ट नंबर 2। तो साथियों, डिमांड थ्योरी पे काम कर लो, इसको कट आउट कर दो, तो काफी हद तक आपको केस में जो है हेल्प मिलने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे निकम्मी महिलाओं को हराने में मेरा साथ दो, तभी मेंस राइट जो है बच पाएगा। मेंस राइट झंडे फेरने से, इधर उधर घूमने से, जंतर मंतर पे घूमने से नहीं बचेगा। लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में नहीं आता है, वापस वीडियो देखो, वापस पॉइंट को नोट डाउन करो, आगे जाके आपको ही लड़ना है अपना केस। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।